नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत अभी तक हमने भारतेंदु युग पर पूरी तरीके से चर्चा कर ली है। अब अगला चरण है द्विवेदी युग का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस पर बातचीत करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। यानी कि भारतेंदु युग में हमने जो देखा कि हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर जो भी साहित्यकार थे किस तरीके से प्रयास कर रहे थे, उसके ऊपर अब हम अगले चरण में देखेंगे कि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में साहित्यकारों ने हिंदी भाषा और साहित्य का विकास कैसे किया। तो ये आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। टॉपिक नंबर 66 पर हम पहुंच चुके हैं। यानी कि जो विद्यार्थी लगातार इस चैनल से जुड़े होंगे वो पहले के वीडियो लेक्चर को ध्यान में रखते हुए आज की कहानी को अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे। अगर यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं तो निश्चित तौर पर अब वो लीड करेंगे, बढ़त बनाकर रखेंगे। तो चलते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर किस तरीके से प्रयास किया, उसका कैसे विकास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान। इसके पहले आपने देखा कि गद्य साहित्य का आविर्भाव नाम से उन्होंने प्रकरण 2 में लिखा था, जिसको कि उन्होंने प्रथम उत्थान माना था। कई बार यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता रहा है कि प्रथम उत्थान किसी युग को माना गया है या फिर उसका शीर्षक क्या रहा है। तो आप तुरंत ध्यान में रखेंगे हिंदी साहित्य का हिंदी गद्य का आविर्भाव। यहाँ पर आप देखेंगे द्वितीय उत्थान में गद्य साहित्य का प्रसार है। ठीक है, संवत 1950 से संवत 1975 के बीच में इसको माना गया है। अगर इसमें से हम 57 घटा देंगे तो हमें ईस्वी का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकरण 3 का जो शीर्षक दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गद्य साहित्य का प्रसार दिया है। यानी कि आविर्भाव हो चुका है, अब उसके प्रसार की बात है। यानी द्विवेदी युग में जब आप देखेंगे तो गद्य साहित्य खास तौर से भारतीय हिंदू युग में हमने देखा कि पद्य की भाषा ब्रज भाषा रही और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। लेकिन द्विवेदी युग में आकर गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक हो गई, खड़ी बोली हो गई। तो कहीं न कहीं जिस खड़ी बोली को हम गद्य के तौर पर पढ़ रहे थे, उसका यहाँ पर प्रसार होता है और वो गद्य का न रहकर पद्य का भी माध्यम बन जाती है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 से मान सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि द्वितीय उत्थान में कुछ नई चीजों को हम देखेंगे जो कि भारतेंदु युग के सामने नहीं आई थी। भारतेंदु मंडल ज्यादातर कोशिश करता रहा कि हंसमुख गद्य लिखें, मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव प्रतिष्ठित करने में लगा रहा। अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े-बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते। ये समस्या उस समय भी थी और आज भी लगभग आप देखेंगे मौजूद रहती है। कहा गया कि जो अंग्रेजी की शिक्षा पाए हुए थे, उच्च शिक्षा पाए थे और उनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां थी, वो हिंदी साहित्य के नए निर्माण में, नूतन निर्माण में अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे और अपनी मातृभाषा के प्रति उदासीन थे। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। जैसा कि बताया जा रहा है कि भारतीय हिंदू युग जब चल रहा था तो 3 भाषाओं का आपस में एक तरीके से टकराहट, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अंग्रेजी का। लेकिन उन्हीं में से
जो हिंदी है वो अपना स्थान बना रही थी और उसमें साहित्य लिखे जा रहे थे। हिंदी भाषा को साहित्य का माध्यम और अदालती भाषा के रूप में आंदोलन चल रहा था कि किस तरीके से इसको जगह दिया जाए। द्वितीय उत्थान में आकर ये चीजें थोड़ी-सी और आसान हो जाती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे-धीरे आने लगे, पर अधिकतर यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती नहीं। इधर से जवाब मिलता था, तो क्या हुआ? आ न जाएगी? कुछ काम तो शुरू कीजिए। आप याद कीजिए कि आज के सोसाइटी में भी, आज के समाज में भी मैंने बहुत सारे अभिभावकों को और विद्यार्थियों को, बच्चों को, खास तौर से जो मेट्रो सिटीज़ में हैं, उनके मुँह से सुना हुआ है, मेट्रो की यात्रा करते समय कि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, मुझे हिंदी नहीं समझ में आती है। जबकि वो भारत में रह रहे हैं, जहाँ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी के तौर पर मानी जा रही है। राजभाषा को तो संविधान में दर्जा दिया ही गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा को भावनात्मक रूप से हिंदी के रूप में माना गया है। तो उस जगह पर अगर ये कोई कहे कि मुझे तो हिंदी आती नहीं, तो उस ज़माने में लोगों के पास एक जवाब हुआ करता था कि तो क्या हुआ? आ न जाएगी? कुछ काम तो शुरू कीजिए। यानी प्रयास कीजिए, जिस तरीके से आप उर्दू और अंग्रेज़ी जान रहे हैं, उसी तरीके से आप हिंदी को भी जान जाएँगे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप कि बात लगभग 100 डेढ़ 100 200 साल पहले की जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो सूत्रनुमा चीज़ें होती हैं, वो अभी भी बरकरार हैं। आज भी आप सुनते हुए पाए जाएँगे कि हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है, मैं हिंदी नहीं समझ पाता हूँ, मुझे हिंदी तो आती ही नहीं। इस तरीके का एक वर्ग है, मौजूद है, आप देखेंगे जिसको कि हम एलीट वर्ग कहते हैं, जो कि मेट्रो सिटीज़ इत्यादि में पाई जाती है। तो उस समय लोगों के सामने एक उत्तर था कि आप प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे, वे उनकी खातिर से दरगुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे, 2-4 चीज़ें लिख चुकते थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी आने न आने की परवाह क्यों होने लगी? इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः यह कहा सुना जाता रहा कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, वे अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। आप ध्यान रखिए कि वर्तमान समय में कई बार मेरे सामने भी ये चीज़ें आ जाती हैं या फिर जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, अगर उनका किसी से परिचय कराया जाता है, तो नाम के साथ बताया जाता है कि ये हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी दिवस के दिन तो हिंदी पढ़ने वाले, खास तौर से हिंदी साहित्य पढ़ने वाले लोगों के पीछे लोग पड़ जाते हैं कि हैप्पी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। मानो हिंदी साहित्य पढ़ने वाला विद्यार्थी हिंदी का ठेका लिया हो या फिर उसी की ज़िम्मेदारी है कि इसका कैसे प्रचार-प्रसार किया जाए। देखा जाए तो हम सभी हिंदुस्तान यानी भारत में रहने वाले लोग हैं, सभी का ये धर्म और दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपनी भाषा का विकास किया जाए। लेकिन खास एक वर्ग के पीछे लोग पड़ जाते हैं। आप हिंदी दिवस को इस तरीके से महसूस किए होंगे। यहाँ पर ये था कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं, यह मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है। परिणाम यह हुआ कि बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना ज़रूरी समझने लगे थे। ये चीज़ आज भी मौजूद है। आज भी हम हिंदी बोलते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ज़रूर करते हैं कि आज मैं मॉर्निंग में उठा, फिर कॉलेज गया, फिर क्लास अटेंड किया, बट ये काम मैं करना चाह रहा था, इफ इस काम को नहीं कर पाया। इस तरीके से लोग बोलते हैं। अब मैं बड़ी जगहों की बात क्या करूँ, छोटी-छोटी जगहों में भी ज़्यादातर लोगों के सेंटेंस में, वाक्य में आप देखेंगे कि अंग्रेजी आ ही जाती है। कई बार ये भाषा जो होती है हम अपने समाज से सीखते हैं, तो जो सीखते हैं वही बोलते हैं। तो ना चाहते हुए भी हिंदी, अंग्रेजी मिक्स करके हम बोलते हैं और जिसको कि हम हिंग्लिश कहते हैं। और जब मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं जानबूझकर हिंदी शब्दों का प्रयोग करूँगा, तो वो भी कहीं न कहीं अ गलत ही है। यानी कि जिस चीज़ में आप समझ पा रहे हैं, उसी हिसाब से अगर समझेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहने का मतलब ये है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। जिस समाज में आप रहते हैं, जहाँ जैसे लोग बोलते हैं, उसी तरीके से चीज़ों को आप ग्रहण करते हैं। अगर जानबूझकर आप
संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग करेंगे तो फिर वही मनोरंजन वाले क्षण में आ जाएँगे या फिर थोड़ा-थोड़ा लोग मुस्कुराएँगे आपको सुनकर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उस ज़माने में हिंदी को कोई जानने वाली चीज़ नहीं माना जाता था। इसलिए कई बार क्या हुआ कि जो लेखक हिंदी में लिख रहे थे, वो भी ना चाहते हुए फ़ारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते थे। भाषा बिगड़ने का एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों का अब वैसा अकाल नहीं था, विशेषतः उपन्यास पढ़ने वालों का। बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समझते थे, जो बांग्ला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बांग्ला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। एक चीज आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जब नाटकों का अनुवाद हो रहा था, कविताओं का अनुवाद हो रहा था, उपन्यासों का अनुवाद हो रहा था, तो बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं का अनुवाद आप ज़्यादातर देखेंगे। इसीलिए सवाल भी पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक का अनुवाद किस भाषा से किया या फिर उनके समकालीन जितने थे, वो किस भाषा से अनुवाद किए हुए हैं। तो ये पृष्ठभूमि आप देख रहे हैं कि वो ऐसा ज़माना था कि थोड़ा बहुत कोई अगर हिंदी, संस्कृत अच्छे से समझ गया और बांग्ला को भी समझ गया, तो फिर वो अनुवाद भी करने लगता। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बांग्ला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक ओर अंग्रेजी दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे। दूसरी ओर बंग भाषाश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कांदना, बसंत रोग आदि। तो आप देख रहे हैं कि शब्दों का कैसे एक दूसरे से मेल-जोल हो रहा है, 2 संस्कृतियों से जुड़ाव भी हो रहा है। इतना अवश्य था कि पिछले कैडे के लोगों की लिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती थी, जितनी पहले कैडे वालों की। बंग भाषा फिर भी अपने देश की ओर हिंदी से मिलती-जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंग भाषा की ओर जो सुझाव रहा, उसके प्रभाव से बहुत ही बल्कि यहाँ बंग भाषा की ओर झुकाव रहा। उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि एक रचना है राम की शक्ति पूजा। उससे बहुत सवाल पूछा जाता है कि इसका आधार क्या रहा है? तो आप उसको बंगला से ही जोड़ते हैं। ठीक है, जब हम छायावाद पढ़ाएँगे तो और विस्तार से बताएँगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि हिंदी और बांग्ला के मिश्रण से एक नई परंपरा हिंदी में आई और उसको लोगों ने स्वीकार भी किया। पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आपटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे, तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की भाव भंगी से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बांग्ला की तरफ झुकाव था, तो बांग्ला का हिंदी संस्कृत से थोड़ा एक दूसरे से जुड़ाव भी था, शब्दों का भी मेल-जोल था। लेकिन जब अंग्रेजी में लोग विचार रखते थे, तो केवल शब्द लगता था कि हिंदी और संस्कृत के, लेकिन उस तरीके से भाव नहीं सामने आ पाता था। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि यह पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। मान लीजिए कथन यहाँ से कट करके पूछ लिया जाए कि ये किसका कथन है, तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर चकमा खा सकते हैं कि किसका है। हो सकता है कि विकल्प में दे दिया जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा, तो लगेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पे रामविलास शर्मा ने भी काम किया है और रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज नाम से पुस्तक भी लिखी है। तो हो सकता है कि भाषा का मूल्यांकन करते हुए वो इस बात को कह सकते हैं। भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। ये किसका कथन है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वे इच्छा किया, आशा किया, ऐसे प्रयोग भी करते जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर
बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूप हानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रही। यानी मोटे तौर पर हम देखें तो भारतेंदु युग में हिंदी को व्याकरणिक रूप से शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि उसके एक फॉर्म को तैयार किया जा रहा था। लेकिन ये काम आगे चलकर द्वितीय उत्थान में करने का प्रयास साहित्यकारों ने किया। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूप हानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ। उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। ये देखिए यहाँ पर एक और कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। यह किसका कथन है? ऐसा लगेगा कि यह कथन हो सकता है कि रामविलास शर्मा का हो, क्योंकि उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर भी एक पुस्तक लिखी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ठीक है, तो आप देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आप अगर धैर्य रखकर सुन रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले परीक्षाओं में आप बढ़त बनाएंगे और कट ऑफ में भी ऊपर रहेंगे। तो ये कथन जरूर ध्यान में रखिए कि हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। अब क्यों ऋणी रहेगा उसको देखते हैं। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये और महत्वपूर्ण कथन है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी व्याकरण की शुद्धता की बात आएगी, भाषा की सफाई की बात आएगी, तो उसके प्रवर्तक के रूप में आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हो सकता है कि यह कथन पूछकर नीचे दे दिया जाए कि किस द्विवेदी जी के बारे में बात हो रही है, तो अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, आप तुरंत बता देंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात की जा रही है। अब ये सारी चीजें महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके माध्यम से किया? जो माध्यम था वो थी सरस्वती पत्रिका। अगर सरस्वती पत्रिका न होती तो शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम नहीं जान पाते। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। धन्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी कि उनके पास इतना वक्त था। आजकल आप देखेंगे आर्टिकल, ढेर सारे आर्टिकल देखेंगे, इसमें मात्रात्मक त्रुटियां हैं, वाक्य विन्यासों में गड़बड़ियां हैं, लेकिन अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में वो सब आर्टिकल छपे हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन संपादकों के पास समय नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी उस जमाने में बैठकर एक एक लेखक के आर्टिकल को देखते थे, लेख को देखते थे, जहां भी त्रुटियां होती थी तो वापस भी कर देते थे। सिर्फ वाक्य विन्यासों का नहीं, विषय वस्तुओं में भी दिक्कतें आती थी तो वापस कर देते थे। अब ये आप कल्पना कर सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को उस समय पसंद करने वाले कितने लोग रहे होंगे और ना पसंद करने वाले कितने लोग रहे होंगे। इसी में एक घटना घटती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता को उन्होंने वापस कर दिया था। आप सभी के लिए होमवर्क है कि वो कविता कौन थी। उस समय भूचाल सा आ गया था कि निराला जैसे बड़े कवि की कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया। ये बहुत चर्चा का विषय था। अगर आज महावीर प्रसाद द्विवेदी होते तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ये सब इन्हीं विवादों से भरे पड़े होते। लेकिन वो जमाना कुछ और था। कहने का मतलब ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पूरे अपने जीवन के कीमती समय को निकालते हुए हिंदी भाषा और साहित्य को कितना परिमार्जित किया जाए, व्याकरण के अनुसार उसको मानक रूप दिया जाए, बहुत काम किया। सरस्वती के संपादक के रूप में जितनी भी पुस्तकें आई, उनके अंदर जो व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां थी, उसको दिखाकर मुझे याद आता है कि आ, जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था तो हम लोगों का टेस्ट होता था, तो टेस्ट होने के बाद कॉपियां भी दिखाई जाती थी। मुझे नहीं पता है कि कितने विश्वविद्यालयों में कॉपियां दिखाई जाती हैं, हालांकि जहां पर मैं कार्यरत हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जब भी टेस्ट लेता हूं तो विद्यार्थियों की कॉपियों को दिखाऊं, दिखाकर उनकी त्रुटियां खत्म की जा सकती है, उनको पता चले। आजकल तो सीधे विद्यार्थी परीक्षा हॉल में आते हैं, परीक्षा देते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता कि वो क्या लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं। अगर दोबारा उनकी कॉपी दे दी जाए, तो खुद अपनी कॉपी को पहचानने से वो इनकार कर देंगे कि मैंने ही लिखा है। ठीक है? लेकिन वो ज़माना याद कीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो त्याग है, इसीलिए उनको हिंदी नवजागरण से जोड़ा गया। यूँ ही रामविलास शर्मा ने इस पुस्तक को नहीं लिखा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो भाषा और व्याकरण की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे।
यानी कि आज अगर आप किसी की गलती को दिखाते हैं, तो वो नहीं स्वीकार करता है। उस ज़माने में भी लोग इस तरीके थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर कुछ बताते थे, तो वो अड़ जाते थे, हठ पर आ जाते थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके लिए शब्द प्रयोग किया, अनाड़ी लेखक। अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह-तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी, तब तक बना रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस छोटे से पैराग्राफ में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कई ऐसे कथन थे जो कि महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर जो आखिरी वाक्य है कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कंफ्यूजन परीक्षाओं में रामविलास शर्मा और आचार्य शुक्ल को लेकर ही होगा, लेकिन आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संबंधी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से में मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक हुए पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। आज जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं, उसके पीछे कितना प्रयास किया गया है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप जानते होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पंडित गोविंद नारायण मिश्र। आप देखेंगे कि इनकी एक रचना है विभक्ति प्रचार विचार, ठीक है, विभक्ति विचार। ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम फिक्स क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा ही जाता है कि विभक्ति विचार नाम की छोटी सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप अपने दिमाग में रखिए, पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र। अब विभक्ति विचार नाम से वो पुस्तक क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो इस उस समय में रह रहे थे जब हिंदी को व्याकरण के साथ साथ भाषा की शुद्धियों पर जोर दिया जा रहा था, उसके मानक रूप को तैयार किया जा रहा था। तब उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम विभक्ति विचार नाम से पुस्तक लिखें, और उन्होंने इस पर जोर दिया कि हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की बात की। इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों को विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती थी। उनकी लिखावट को परख कर लोग कहते थे कि यह उन्हीं की है, यानी कि लेखन शैली से ही पता चल जाता था कि ये किसने लिखा हुआ है। अब तक आपको हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हुए ये पता चल जाएगा। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड कथन आएगा तो आप कैच कर लेंगे, आप पकड़ लेंगे कि ये शुक्ल जी की पंक्ति हो सकती है। जहां पर कंफ्यूजन है उस चीज को मैं जरूर बता रहा हूं, लेकिन अगर आप सीरियसली जुड़े हुए हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को आप पकड़ लेंगे, क्योंकि उनकी शैली को आप पकड़ लिए। उस जमाने में कुछ ऐसे लेखक थे जो कि अपने शैलियों के माध्यम से पाठकों के सामने उपस्थित हो जाते थे या फिर पकड़ में आ जाते थे कि हाँ, फला की ये लेखनी है, फला ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही वाक्य विन्यास से अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोद्घाटनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुम्फित विचार सत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा हिंदी साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बंगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म, अय्यारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। तो सारी चीजें करने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक तरफ से ईश्वर को इसका श्रेय दे दिया कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ कि हिंदी भाषा
व्याकरण के दृष्टिकोण से मजबूत होने लगी, वाक्य विन्यासों के दृष्टिकोण से, विभक्तियों के दृष्टिकोण से परिमार्जित रूप में आने लगी। जहां इसी के समानांतर बांग्ला में उत्कृष्ट साहित्य लिखे जा रहे थे, जिसके विषय वस्तु के रूप में सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जा रहे थे, उसका प्रभाव हिंदी पर पड़ा और हिंदी में भी मौलिक रचनाएं आने लगी। शुरुआती आप उपन्यासों को देखेंगे तो ज्यादातर उपन्यास तिलस्म, अय्यारी और जासूसी जैसे विषयों पर लिखे गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे भाषा का रूप स्थिर होता गया, स्थायी होता गया, मानक रूप लेते गया, तब धीरे धीरे हिंदी में भी मौलिक रचनाएं लिखी जाने लगी और श्रेय दे दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि वो भी दिन ईश्वर ने दिखलाया। मुझे याद आता है कि एक इंटरव्यू में नामवर सिंह बार बार कह रहे थे कि ये ईश्वर की वजह से हुआ, ये भगवान ने चाहा तो ऐसा हो गया, मैं लेखक बन गया, आलोचक बन गया और अच्छी जगहों पर रहा। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि आप तो मार्क्सवादी रहे हैं, प्रगतिशील रहे हैं, तो आप बार बार ईश्वर को क्यों श्रेय दे रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया, बोला कि ईश्वर को हम यहाँ पर एक मुहावरा के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं हे भगवान, ओ माय गॉड, अल्लाह, इस तरीके से तो उन्होंने उदाहरण दिया। तो हो सकता है कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वही मुहावरे का प्रयोग किया होगा। आगे वो लिखते हैं कि नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधा कृष्ण दास के महाराणा प्रताप की कुछ दिन धूम रही और उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवी प्रसाद जी पूर्ण ने चंद्रकला भानुकुमार नामक एक बहुत बड़े डिल डौल का नाटक लिखा। तो आपको जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है कि चंद्रकांता तो हमने सुना है शब्द, लेकिन चंद्रकला भानुकुमार नाम से किसने लिखा है? देवी प्रसाद जी पूर्ण। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। पर वह साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु व चित्र के अभाव तथा भाषाओं की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे, पर उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों की। इससे नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियों के लिए रंगशाला के अनुकूल दो एक छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए, पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुखवेरकर जी अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। आप दो व्यक्तित्वों का नाम जरूर ध्यान में रखिए, माधव शुक्ल और दुगवेकर जी। ठीक है, ये रंगशाला यानी कि नाटक लिखे जा रहे थे, लेकिन नाटक और रंगमंच का बड़ा गहरा संबंध है। नाटक तभी सफल है जब वो रंगमंच पे प्रस्तुत किया जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता को लेकर प्राय सवाल पूछे जाते हैं कि वो रंगमंचीयता के दृष्टिकोण से कठिन है। लेकिन वहीं अंधेर नगरी आप देखिए, चाहे महाराणा प्रताप को देखिए, इसमें लिखा गया कि अभिनय भी बहुत बार हुआ। यानी कि राधा कृष्ण दास, आप समझ गए कि ये किसके फुफेरे भाई थे। तो कहीं न कहीं भारतेंदु जी का प्रभाव इनके ऊपर था और उन्होंने नाटक इसी ध्यान से लिखा था कि उसको प्रस्तुत किया जा सके, रंगमंच पे भी उसको प्रस्तुत कर लिया जाए। ठीक है? तो ये सारी चीजें चल रही थी। इसके उपरांत बंगला में श्री द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों की धूम हुई और उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। इसी प्रकार रविंद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही। नाटक किसके अंतर्गत है? दृश्य काव्य के अंतर्गत है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। कई बार हम इसको रूपक भी बोलते हैं, ये भी शब्द प्रयोग किया जाता है और रूपकों की संख्या कुल 10 रूपक नाम से तो एक व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन कई जगह पर 18 भी मानी जाती है। ठीक है ना? तो उसी में से एक है नाटक। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी भाषा और साहित्य को पाठकों के बीच में और दर्शकों के बीच में लाने की कोशिश उस समय के साहित्यकार कर रहे थे। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया, उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हम 5-6 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार झट से छांट कर बता सकें जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी, वैसी विशिष्टता न आ पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति
बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने आते। यहाँ पर बताया गया कि विशेषज्ञता जब आप किसी एक चीज पर फोकस करेंगे तभी हासिल की जा सकती है। लेकिन आप देखेंगे भारतीय हिंदी युग के रचनाकारों को या फिर द्विवेदी युग के रचनाकारों को, तो स्थिरता नहीं। वो चारों तरफ हाथ पांव मारते रहे हैं। कभी वो पत्र संपादन करते हैं, कभी उपन्यास लिख देते हैं, कभी नाटक लिखते हैं, कभी कविता लिखते हैं, कभी आलोचना करने लगते हैं, कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें करने लगते हैं। आपने देखा कि 5-6 दिशाओं में वो काम करने लगे। इसलिए विशिष्टता नहीं आ पाई। विशिष्टता कब आती है? जब आप किसी एक चीज पर केंद्रित रहते हैं, उसको एकदम से मंथन करके, चिंतन करके और मांझते हुए काम करते हैं, तो आप उसके विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर कमी के तरफ संकेत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गुण गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते? फिर भी भिन्न भिन्न शैलियां प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्व का है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लिखना बड़ी बात नहीं है। जितना लिखिए, महत्वपूर्ण लिखिए। ठीक है? इसीलिए आप देखते हैं कि अगर हम वीडियो लेक्चर की बात करें, तो बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाइए वो महत्व का पढ़ाइए, जो कि आपके उपयोग में लाया जा सकता है। नहीं तो छोटी-छोटी चीजें, खास तौर से आप कट ऑफ इत्यादि की मैं बात करूँ, तो आप लोगों के कहने पर मैं किसी परीक्षा की कट ऑफ बतलाता हूँ। नहीं तो कट ऑफ बतलाने में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है बहुत ज़्यादा कि बतलाया जाए। लेकिन आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके मन को रखने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई इतना से इतना के बीच में आ सकता है। वो बातें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन कई बार सच्ची बातें बहुत कड़वी भी लगने लगती हैं, वो पचती नहीं। तो इसलिए कई आलोचक भी पैदा हो जाते हैं। तो ये तो जीवन का एक है। कहा भी जाता है कि जो साहित्य है, वो जीवन की आलोचना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कम पर महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये ज़्यादा जोर उस समय दिया गया। निबंधों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस तरीके की लेखनी क्यों चल रही है? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस ज़माने में खुद निबंध लिख रहे थे। अब आप देखिए कि ये जो चल रहा है, द्विवेदी युग, उस समय धीरे-धीरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी साहित्य में प्रवेश कर चुके थे। आलोचना में, निबंध में या फिर इतिहास लेखन में वो काम कर रहे थे। यानी कि अब आप देखेंगे लगेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पैरेलल उनकी लेखनी चल रही है। अभी तक तो हम आदिकाल पढ़ रहे थे, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो वो सब आचार्य शुक्ल के जीवन से पहले की बातें थी। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे आगे चलकर, वो उनके समकालीन घटी हुई घटनाएँ हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? आगे बात करते हैं। समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ा। तो समालोचना, कई बार हम आलोचना, समालोचना, समीक्षा, मूल्यांकन इन शब्दों को लेकर घाल-मेल करते रहते हैं और कई बार तो मैंने देखा है कि विद्यार्थी कक्षाओं में पूछते हैं कि सर आलोचना और समालोचना में क्या अंतर है? उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाल पूछ दिए हैं, लेकिन बहुत खास अंतर इसमें नहीं है। ये केवल शब्दों का ही प्रयोग है एक तरीके से देखा जाए तो। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही हो गया था। भारतेंदु ने, आपको याद आ गया होगा कि नाटक नाम से एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी हुई थी। आपको याद होगा। अब वो कब प्रकाशित हुई थी, ये सब आप सभी के होमवर्क के रूप में आ सकती है। ठीक है? लेकिन अगर आलोचना की हम बात करें, तो ज़्यादातर इसका निखार, इसके अंदर जो निखार आया, वो द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आया। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। प्रिय विद्यार्थियों, ये कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है? कि श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला, तो तुरंत आप बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नहीं कि रामविलास शर्मा। इस अंतर को आप बार-बार चलिए, क्योंकि रामविलास शर्मा ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य के कम से कम 5 बड़े लेखकों के बारे में उन्होंने बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। वो तुलसीदास हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रेमचंद हो गए और निराला हो गए। इनको ध्यान में आपको रखना है और साथ में उन्होंने नई कविता पर भी काम किया हुआ है और सप्तक को आप कैसे भूल सकते हैं? सप्तक में वो कवि के रूप में भी हैं।
तो रामविलास शर्मा एक बड़ा नाम है। कभी उनकी आलोचना दृष्टि और किताबों पर मैं चर्चा करूंगा, ढेर सारी किताबें मैं रखा हूं, करूंगा। लेकिन यहाँ पर कथन को ध्यान में रखना है कि ये सवाल पूछ लिया जाए कि श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला, फिर आगे चलकर फिर मिश्र बंधुओं और पंडित पदम सिंह शर्मा ने अपने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो मिश्र बंधु लोग हैं, जिनको कि हम आदिकाल पढ़ते हैं तभी इनका नाम आने लगता है, और कई बार जो नए विद्यार्थी होते हैं उनको लगता है कि मिश्र बंधु लोग आदिकाल के होंगे, लेकिन वो सब द्विवेदी युग के हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये लोग आलोचना में काम करना शुरू किए, पर यह सब आलोचना बहिरंग बातों तक ही रही, यानी बाहर बाहर की ही बातें ज्यादातर उसमें थी। अंदर विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए बहुत कम था। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि इसके पूर्व आप देख रहे हैं, भारतेंदु युग के पूर्व जो आलोचना थी वो संस्कृत आलोचना के नजदीक थी। काव्य शास्त्रीय ढंग से लोग मूल्यांकन कर रहे थे रचनाओं का, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव था, ठीक है। तो उसमें यही दिखा जा रहा था कि अब भाषा के गुण दोष क्या है, रस है कि नहीं, अलंकार है कि नहीं, परंपरागत पैमाने जो थे उनको ध्यान में रखते हुए। इसलिए आगे चलकर दो महत्वपूर्ण किताबें आपने देखी होंगी और यूजीसी नेट में सवाल के रूप में भी आती हैं, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। तो यानी कि प्रतिमानों को किस तरीके से हम बदलते हुए देखें कि जो परंपरागत प्रतिमान है वो कितना सार्थक है नई कविताओं को लेकर। तो हम केवल सूत्र के रूप में दे रहे हैं, आगे जब हम आधुनिक काल पर और बात करेंगे नई कविता पर तो वहां पर विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आलोचना का रास्ता निकाला कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगर ठीक ढंग से बात करें तो स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती हैं, बहुत ही कम दिखाई पड़े। यानी कि आप जानते हैं कि जो रचनाकार होता है वो बाह्य से भी प्रभावित होता है और अंतः से भी प्रभावित होता है। इसलिए आप देखेंगे कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध की जो आलोचनात्मक किताब है, जिसको कि आप फैंटेसी के रूप में जानते हैं कि उन्होंने कामायनी में फैंटेसी की स्थापना की। लेकिन आप देखेंगे कि कैसे कवि अपने बाहरी वातावरण से लड़ता है और फिर अपने अंतः चेतना से लड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग हैं, आप रात में जब लैंप के सामने बैठकर पढ़ते हैं तो खुद से लड़ते हैं, और बाहर जब दिन में आप घूमते फिरते रहते हैं तो अपने मित्रों के बीच में ग्रुप डिस्कशन करते हैं या फिर उन सब से लड़ते हैं। व्यक्ति हमेशा बाहर से लड़ता है और अपने से भी लड़ता है। इस चीज को आपने देखा भी होगा। साहित्य मूल्य रखने वाले 3 जीवन चरित्र मनुष्य महत्व के निकले। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध रस चरितावली, स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र तथा बाबू शिवनंदन सहाय लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो शुरुआत में आप देख रहे हैं कि जीवन चरित्र पर आधारित कुछ किताबें निकली। उन किताबों को आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने भारतेंदु युग के बाद हिंदी भाषा और साहित्य का, खासतौर से गद्य का प्रसार कैसे होता है और उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की एंट्री होती है, उनका प्रवेश होता है, तो उनका प्रभाव अपने समय में किस तरीके से दिखलाई पड़ता है और हिंदी में किस तरीके से नवजागरण का एक तरीके से बहाव होता है, ठीक है। लोगों का मनोबल बढ़ता है, लोग लिखना शुरू करते हैं। इन सारी चीजों को हमने देखा। आगे और भी हम विस्तार से इस सीरीज को बढ़ाते हुए देखते रहेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को इसका लाभ जरूर मिल रहा होगा। आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।